जय हिंद, जय भारत। कर्मचारी, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की वेलफेयर से जुड़ी जानकारियों के साथ मैं रीना सुधार आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात कर लेते हैं उन टॉपिक की जिसकी जानकारी लेकर आज के इस वीडियो में आई हूँ। देखिए, जिसका डर था वही हुआ। मई महीने की पेंशन को लेकर हमारे बहुत सारे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स जो है वो परेशान दिख रहे हैं। और अगर वजह की बात करूं तो इस महीने यानी मई महीने भी उनको जो पेंशन का मैसेज आया है वो पुरानी ही पेंशन का मैसेज है। अब ऐसे सारे केस में क्या, कैसे और कितनी आसानी से कार्रवाई करनी है, चलिए आज के इस वीडियो में इसके बारे में बात करते हैं। साथ ही में कुछ कमेंट्स देखेंगे जिनके माध्यम से हमारे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स ने अपनी पेंशन संबंधी समस्याओं को शेयर किया है। ये और इसके साथ साथ एक बेहद ही महत्वपूर्ण अपडेट 8वें वेतन आयोग को लेकर। देखिए, आज हर जगह सोशल मीडिया में जहां आप चर्चा सुन रहे हैं फिटमेंट फैक्टर की मांग को लेकर, फैमिली यूनिट की मांग को लेकर, इसके साथ साथ HRA-TA अलाउंसेस जैसे जो अलाउंसेस है उसमें बढ़ोतरी की मांग तो हम सुन ही रहे हैं, लेकिन एक बेहद ही जरूरी मांग जो कि 8वें वेतन आयोग की कमेटी के सामने उठाई जा रही है। चलिए आज के इस वीडियो में इसके बारे में बात कर लेते हैं। और अगर ये मांग जो है इस पर केंद्र सरकार या 8वें वेतन आयोग की कमेटी जो है अपनी सहमति बना देती है तो अब हमें अपने वेतन में बढ़ोतरी के लिए 10 साल तक का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, यानी अगले वेतन आयोग का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो कौन सी बेहद ही बड़ी मांग है ये, आज के इस वीडियो में ये भी जानेंगे। आप सभी से निवेदन है कि बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाला है ये वीडियो, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस चैनल के माध्यम से दी गई जानकारी अगर आप सभी लोगों के लिए यूजफुल रह रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो को हाइप करके हर एक कर्मचारी पेंशनर्स तक वीडियो की जानकारी पहुंचाइएगा। आप चाहें तो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन ऑन करिए, फिर वीडियो को देखना कंटिन्यू करिए। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं कुछ कमेंट्स के साथ। देखिए, एक लिख रहे हैं कि नमस्ते रीना बहन जी, आप जो ग्रामीण फैमिली पेंशनर्स हैं इनकी आवाज बन गई है। मेरी माता जी आपको शुभकामनाएं दे रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर आपका इस कमेंट्स के लिए। और साथ ही में उन सभी मेरे पेंशनर्स भाइयों का, मेरी फैमिली पेंशनर्स बहनों का, मेरी माताओं का जो अपने कमेंट्स के माध्यम से या जो कमेंट्स नहीं भी कर पा रही हैं पर इस चैनल के माध्यम से, जानकारी के माध्यम से उनकी मदद हो पा रही है और वो आशीर्वाद दे रही हैं, उन सभी का मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ। कई सारे ऐसे कमेंट्स हमें आते हैं जहां मुझे, मेरे परिवार को आप लोग आशीर्वाद देते हैं, तो इस सभी कमेंट्स के लिए, इस आशीर्वाद के लिए तहे दिल से आप सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ। चलिए अगला कमेंट देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि मैडम हमें सिर्फ पेंशन का मैसेज आया है, बढ़ी हुई पेंशन का मैसेज नहीं आया है। देखिए, जैसे कि वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था, मई महीने की पेंशन में ये गड़बड़ी देखने के लिए मिली है। कुछ पेंशनर्स ऐसे हैं जो शिकायत कर रहे हैं कि हमें पुरानी ही पेंशन का मैसेज आया है। ऐसे बहुत सारे मैसेज मुझे व्हाट्सएप पर भी थे। जब इसमें चेक किया तो देखिए कुछ मामलों में ये पाया गया कि सही में गड़बड़ी हुई है, पुरानी ही पेंशन का मैसेज आया है। अब ऐसे मामलों में क्या करना है आगे बात कर रही हूँ इसके बारे में। लेकिन कुछ मामले जब हमने देखे, अप्रैल महीने की और मई महीने की पेंशन के मैसेज को जब हम चेक करके देख रहे हैं तब पता चल रहा है कि क्योंकि ये बहुत कम अमाउंट बढ़ा है, ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है, इसलिए कहीं ना कहीं कंफ्यूजन जो है ये फैला हुआ है। तो काफी कम बढ़ोतरी है। जो जिनको भी ये लगता है कि उनको इस महीने भी यानी मई महीने में भी पुरानी पेंशन आई है, वो प्लीज एक बार जो है अपनी पुरानी पेंशन के मैसेज और नई पेंशन का मैसेज जो है वो चेक कर लीजिए। अब उन लोगों को क्या, जिनको पेंशन का मैसेज नहीं आया है, भले ही मैसेज नहीं आया, पेंशन आपके खातों में आ जाएगी, इस बात को लेकर निश्चिंत रहिए। अब बात करती हूँ कि जिनको पुरानी पेंशन का मैसेज आया है। आप सब जानते हैं, चाहे बैंक से पेंशन आ रही है, चाहे स्पर्श से पेंशन आ रही है, केंद्र सरकार ने जो 2% महंगाई भत्तों में बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है, जिसका एरियर भी अभी सबको मिल चुका है। कुछ ऐसे पेंशनर्स हैं जिनको नहीं भी मिला है, उन्होंने अपनी कंप्लेंट दर्ज करा दी होगी। तो अब देखिए, क्योंकि महंगाई भत्तों की घोषणा हो चुकी है तो मई महीने से उसको जो है पेंशन में लागू कर देना है। इस वजह से मैं कह रही थी कि मई महीने की पेंशन जो है वो बढ़ी हुई आएगी। हालांकि अमाउंट बेहद ही मामूली है, इसलिए हमें ज्यादा बढ़ोतरी नहीं दिख रही है, लेकिन चाहे बैंक से आ रही है चाहे स्पर्श से आ रही है, ये बढ़ोतरी तो होनी है। जिसको भी पुरानी ही पेंशन का मैसेज आया है, जल्दी से सेवाग्राम के थ्रू कंप्लेंट दर्ज करा दीजिए ताकि समय रहते इस परेशानी का समाधान हो जाए। चलिए अगला कमेंट देख लेते हैं।
एक लिख रहे हैं कि महोदया, मैं डाक विभाग का पेंशनर्स हूं, मेरी MSCP 3 नहीं मिलने की समस्या यहाँ सुलझा सकती है। देखिए, सीपी ग्राम के थ्रू जब आप कंप्लेन करेंगे तो MSCP से जुड़ी हुई सारी समस्याएं जो है आपका विभाग खुद ब खुद देख लेगा। 2006 के बाद जो रिटायर होकर आए हैं, ऐसे बहुत सारे पेंशनर्स को जो है MSCP को लेकर दिक्कतें आ रही है, और आप रिटायर भी हो गए हैं तो भी आप MSCP को लेकर कार्रवाई करा सकते हैं। सीपी ग्राम के माध्यम से कंप्लेन दर्ज करा दीजिए। 1800111960 इस नंबर पे कॉल करके आप जो है कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। चलिए, अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि मैम, PMR योजना वाले जवानों पर भी बात करें और PMR पर भी एक वीडियो बनाइए। PMR पेंशन वालों की आवाज मोदी जी तक पहुंचाने में मदद करें, ताकि PMR पेंशन वालों को OROP मिल सके या फिर इसके बारे में कुछ कार्रवाई हो सके। देखिए सर, 2019 जब OROP 2 आया था और उसके बाद लेटर्स वगैरह आए थे कि PMR वेटरन्स को OROP नहीं लागू होगी, तब से लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। चाहे माननीय राष्ट्रपति जी को लेटर लिखने की बात हो, चाहे PMR वेटरन्स के लिए जो भी ज्ञापन आते हैं, ज्ञापन के द्वारा बात की जाती है, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी तक ये जब लेटर पहुंचाए गए हैं, जो ज्ञापन पहुंचाए गए हैं, सबकी जानकारी इस चैनल के माध्यम से मैंने शेयर की है। अगर मैं ये कहूं कि यही सिर्फ एक ऐसा चैनल है जो PMR वेटरन्स के बारे में समय समय पर बात करता है, छोटी से छोटी अपडेट शेयर करता है, तो गलत नहीं होगा। अब मेरी इस बात से मेरे भाई जो है सर्विस पेंशनर्स कितना सहमत है, आपके कमेंट्स के माध्यम से जरूर से शेयर करिएगा। और देखिए, जब केस भी हुआ था FT न्यू दिल्ली में, प्रिंसिपल बेंच से जो हमारी FT की, उस पर जब PMR का पहला केस गया था, उसके बारे में मैंने बात की थी। जब केस का फैसला उनके हक में आया था, तब हमने बात की थी। उसके बाद PMR वेटरन्स FT के माध्यम से केस दर्ज करवा रहे थे, समय समय पर उसकी डिटेल में शेयर कर रही थी। मेरे हस्बैंड का भी जो कोर्ट केस का फैसला आया था, उनके हक में डिसीजन आया है कि PMR है वो, लेकिन उनको OROP मिलनी चाहिए, डिसीजन उनके हक में आया है। उसके बारे में मैंने बात की थी, वो जो जजमेंट था वो भी मैंने शेयर किया था। उसके बाद केंद्र सरकार ने रिव्यू पिटीशन दायर किया है। समय समय पर जो डेट आ रही है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। अभी जुलाई महीने की, जुलाई 2026 की डेट पड़ी है। जो भी अपडेट होगी इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से जरूर से शेयर कर दूंगी। चलिए, अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि मैम, मेरी माता जी को पेन्यूरी ग्रांट वाला पैसा 2026 का अभी तक नहीं आया है, कृपया आप उस पर थोड़ा मुझे बताइए। देखिए, अगर किसी ने पेन्यूरी ग्रांट के लिए अप्लाई किया है, उसको पैसा मिल रहा है पेन्यूरी का, जिसकी अभी अमाउंट जो है डबल भी कर दिया है माननीय रक्षा मंत्री जी ने। यानी पहले जो 4000 के आसपास मिलता था, वो भी 8000 रुपए कर दिया है पर मंथ। तो उसके लिए भी जो है लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कराना पड़ता है। अब आपकी माताजी का ये पैसा लाइफ सर्टिफिकेट की वजह से रुका है या क्या मैटर है, इसके लिए आपको नजदीकी जिला सैनिक बोर्ड का संपर्क करना पड़ेगा, या फिर जो है KSB की साइट पर जाकर आप इसके लिए क्वेरी तक कर सकते हैं। चलिए, अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद भी DSC का सेकंड पेंशन नहीं मिल रहा है, क्या हुआ, वीडियो बनाइएगा। देखिए सर, अगर इंडिविजुअल आप केस की बात कर रहे हैं, या अभी जो बेंच में केस गए थे DSC पेंशन केस के, और उसमें जो डिसीजन आया है उसके PPO की बात कर रहे हैं, आप या तो विस्तार से कमेंट करिए, या अगर आप चाहें तो हमारे एडवोकेट सर से बात कर सकते हैं कि ऐसे सारे मामलों में आपको क्या करना है। इसके लिए जो हमने एक लीगल ग्रुप बनाया है, व्हाट्सएप ग्रुप है ये, इसमें आप आपका नाम ऐड करके आप हमारे एडवोकेट सर से बात कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री है। हमारे किसी डिफेंस पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स, या सेंट्रल गवर्नमेंट के अन्य विभाग के जो अगर पेंशनर्स, या खास तौर पर मेरी फैमिली पेंशनर्स या उनके जो डिपेंडेंट है, उनको अगर किसी भी तरीके की लीगल एडवाइस चाहिए तो ये बिल्कुल फ्री है, और आप इसके लिए जो है हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए, अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि हम एक फैमिली पेंशनर्स हैं पंजाब से, हम विधवा पेंशन अप्लाई कर सकते हैं क्या? हमारी पेंशन टोटल 16,000 रुपए है। इसके लिए प्लीज रिप्लाई करिएगा। ये डिपेंडेंट है जो काफी समय से हमारे इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, और समय समय पर जो है अपने कमेंट्स वगैरह भी शेयर करते रहते हैं, तो इसका रिप्लाई भी हम जरूर से देंगे। देखिए, अगर आप स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही ऐसी योजनाओं में अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी जो है कुछ नियम होते हैं, जैसे कि मेरे ख्याल से शायद इनकम सर्टिफिकेट वगैरह भी सबमिट कराना होगा। और जैसे कि आपने लिखा कि 16,000 रुपए प्रति माह माता जी की पेंशन आ रही है, तो हो सकता है कि इनकम सर्टिफिकेट वगैरह में दिक्कत आए। आप एक बार जो है इसके लिए कोशिश जरूर से करिएगा। कई ऐसे शायद राज्य हैं जो फैमिली पेंशनर्स है, डिफेंस की फैमिली पेंशनर्स हैं, उनके लिए अलग से वहां पर जो है
ऐसे योजनाएं चलती हैं, वेलफेयर से जुड़ी हुई योजनाएं चलती हैं। खासतौर पर अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के जो पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स हैं, उनके लिए समय समय पर ऐसे लेटर्स वगैरह भी आते हैं, तो उसकी जानकारी हमारे पास होती है। पंजाब के लिए मैं जरूर से कोशिश करूंगी कि स्टेट में हमारे डिफेंस के जो फैमिली पेंशनर्स हैं, इनके लिए क्या वेलफेयर है, उसकी मैं सटीक जानकारी और सही जानकारी लेकर वीडियो में जरूर से बात करूंगी। लेकिन अभी आप एक काम कर सकते हैं कि अपने स्तर पर जो है इसके लिए कार्रवाई कर सकते हैं या पूछ सकते हैं कि जो हमारी डिफेंस की फैमिली पेंशनर्स हैं, इनको क्या क्या वेलफेयर मिलते हैं। चलिए, अगला कमेंट है एक लिख रहे हैं कि मैम कोई भी बढ़ी हुई पेंशन नहीं आई, मम्मी का पेंशन जो है वो वही आया है, कोई बढ़ोतरी इसमें नहीं हुई है। तो जैसे कि मैंने कहा कि अमाउंट काफी छोटा है, जो एरियर जो हमें वगैरह मिला था या जो हर महीने हमारी पेंशन बढ़ी है उसका, तो इसमें देखिए हो सकता है जो और फैमिली पेंशनर जो हैं जिनकी पेंशन पहले से ही कम है, बेसिक कम है, तो उनकी पेंशन में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं भी दिखेगी। आप एक बार जो है अप्रैल महीने का और मई महीने का जो 2 पेंशन के मैसेज है उसको थोड़ा चेक करके देख लीजिए, ताकि ये बात जो है क्लियर हो जाए। तो चलिए, ये कुछ कमेंट्स थे। अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं 8वें वेतन आयोग में ऐसी कौन सी बड़ी मांगे हैं महंगाई भत्ते को लेकर, जिसको लगातार केंद्र सरकार और 8वें वेतन आयोग की कमेटी तक पहुंचाई जा रही है। तो देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि ये मांगे हैं 8वें वेतन आयोग से। महंगाई भत्ते यानी कि डीए की गणना में 6 प्रस्तावित बदलाव एनजीजेसीएम स्टाफ साइट द्वारा प्रस्तुत वित्तीय रूपरेखा और विश्लेषणात्मक सारांश है। यानी क्यों ये बदलाव की जरूरत मानी जा रही है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। बदलाव की आवश्यकता क्यों है? देखिए, वर्तमान में महंगाई भत्ते यानी डीए की गणना औद्योगिक श्रमिकों यानी AICPI-IW के आंकड़ों पर आधारित है। एनसीजेसीएम स्टाफ साइट के अनुसार ये प्रणाली केंद्रीय कर्मचारियों के वास्तविक जीवन गिनापन खर्च को सही ढंग से नहीं दर्शाती है। अब डीए को केवल एक भत्ता न रखकर इसे वास्तविक मुद्रास्फीति का सटीक मापदंड बनाना, ये एक प्रयास है। देखिए, पुरानी व्यवस्था क्या थी? 7वें वेतन आयोग के तहत अगर बात करें तो AICPI-IW पर आधारित 7वां वेतन आयोग था। स्टाफ साइट के 6 नए प्रस्ताव, सटीक गणना की यहाँ मांग जो है वो की जा रही है। 8वें वेतन आयोग की अंतिम रिपोर्ट प्रतीक्षारत क्या है वो भी हम देख लेते हैं। देखिए, एक नजर में वर्तमान व्यवस्था बनाम प्रस्तावित बदलाव, यानी ये नजर है अभी क्या व्यवस्था है और आगे आने वाले दिनों में बदलाव क्या माने जा रहे हैं। पैरामीटर क्या है? देखिए, वर्तमान व्यवस्था क्या है, डेटा की सटीकता अगर देखें तो औद्योगिक श्रमिक बास्केट और सरकारी दरें, इसके साथ गणना की सटीकता क्या है? 12 महीने का औसत 463 वस्तुओं का जो है न्यूट्रलाइजेशन और राउंड ऑफ जैसे कि 55% इसको राउंड ऑफ में रखा गया है। संरचनात्मक प्रभाव क्या है? विलय की कोई स्पष्ट सीमा नहीं है। ये 7वें वेतन आयोग के तहत जो हमें डीए मिल रहा है, डीआर मिला, उसके लिए। अब प्रस्तावित बदलाव क्या है, यानी मांग क्या है? सरकारी कर्मचारियों के लिए अलग बास्केट और खुले बाजार की दरें, यानी जो महंगाई भत्ते की गणना है उसमें बदलाव की मांग की जा रही है। 6 महीने का औसत, पूर्ण इंडेक्सेशन और सटीक पॉइंट टू पॉइंट भुगतान जैसे कि 55.95%, यानी जितना भी इंडेक्स का आंकड़ा हो उसके हिसाब से जो है होना चाहिए, इसमें राउंड ऑफ नहीं होना चाहिए। 25% पार करते ही मूल वेतन यानी बेसिक पे में स्वतः विलय, ये एक बहुत बड़ी मांग है। जहां 50% महंगाई भत्ता पहुंचने पर उसको बेसिक में मर्ज करने की मांग थी, अब उसको 25% महंगाई भत्ता होते ही बेसिक में मर्ज करने की मांग है। ये एक बहुत बड़ी मांग है। जैसे ही महंगाई भत्ता 25% होता है, ऑटोमेटिकली वो बेसिक में मर्ज होना चाहिए। ये 8वें वेतन आयोग से बहुत बड़ी मांग है। तो ऐसे में देखिए, डेटा की सटीकता क्या मापा जा रहा है और कहां से मापा जा रहा है, इसके बारे में बात करते हैं। महंगाई भत्ते की नींव ये तय करती है कि महंगाई भत्ते को मापने के लिए किन किन वस्तुओं और किन कीमतों को आधार बनाया जा रहा है। देखिए, ये प्रस्ताव 3 और 4 है, यानी यहाँ पर भी कुछ बदलाव किए गए हैं जिसके बारे में अभी हम मांग कर रहे हैं। अब ये बास्केट कैसे तय होती है? हमारी जो जीवन जरूरियाती चीजें होती है, इसको शामिल करके, इसको कैलकुलेशन करके जो है ये बदलाव किए जाते हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अलग खपत बास्केट है। वर्तमान सूचकांक यानी AICPI-IW का आंकड़ा क्या कहता है? यह औद्योगिक श्रमिकों की खर्च करने की आदतों को दर्शाता है, जो सरकारी कर्मचारियों से बहुत अलग है। यानी जो अभी वास्तविकता है उससे महंगाई भत्ते की जो गणना हो रही है उसका आंकड़ा काफी अलग है। प्रस्तावित सूचकांक क्या है? नया बास्केट बने जिसमें 5 मुख्य खर्चों को उचित
बजट दिया जाए। अब ये 5 खर्चे कौन कौन से हैं इसको समझना जरूरी है। देखिए, भोजन, आवास, शिक्षा, ये बेहद ही जरूरी है। आज भोजन यानी खान पान की चीजों में महंगाई बढ़ रही है, दवाइयों में महंगाई बढ़ रही है, उसको ध्यान में रखिए। इसके साथ साथ आवास, आप किराए पे रह रहे हैं तो वो महंगा हो रहा है, अपना घर खरीदना महंगा हो रहा है, और एजुकेशन की तो बात ही भूल जाइए। अगर एक कोई मिडिल क्लास, एक कर्मचारी या पेंशनर सोचता है कि उसको उसके बच्चे को अच्छी जो है कोई संस्था में एजुकेशन दिलाए, विदेश अगर स्टडी के लिए भेजे, तो उसकी तो कोई सीमा ही नहीं है खर्चों की। स्वास्थ्य सेवा, जैसे कि मैंने कहा कि मेडिकल बिल ज्यादा आते हैं, परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट पर भी आज कर्मचारियों और पेंशनर्स का खर्चा होता है। इनको सही तरीके से बास्केट में शामिल करके महंगाई भत्ते की गणना होनी चाहिए। प्रशासनिक दरों के बजाय बाजार दरों का उपयोग करिए। देखिए, सरकारी दरें, इसके साथ खुदरा बाजार दरें 25% तक का अंतर है, इसमें इसको सही करने की मांग है। वर्तमान में वस्तुओं की कीमतें अक्सर सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर ली जाती है। स्टाफ साइड का प्रस्ताव है कि कीमतों का डेटा सीधे खुले खुदरा बाजारों और सरकारी दुकानों से लिया जाना चाहिए, ताकि ये उपभोक्ताओं द्वारा चुकाई जा रही वास्तविक कीमत को दर्शा सके। देखिए, बहुत गंभीरता से यहाँ इस बारे में विचार विमर्श करके ये मांग जो है कमेटी के सामने रखी गई है, क्योंकि ये सिर्फ हर 10 साल में एक बार जो वेतन आयोग आता है उसका मामला नहीं है। ये मामला है महंगाई भत्तों का, जिसके तहत हमें साल में 2 बार हमारी सैलरी या पेंशन में बढ़ोतरी मिलती है। खास तौर पर जो पेंशनर्स हैं, जो महंगाई की मार लगातार झेल रहे हैं, उनको आने वाले दिनों में भी वो एक सम्मान पूर्वक जीवन जी सके, इसके लिए ये जरूरी हो जाता है कि महंगाई भत्तों की गणना में बदलाव हो। तो इसके लिए ये मांग जो है कमेटी के सामने रखी जा रही है। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से मैं सिर्फ ऐसे विषय पर बात नहीं करती हूँ कि आज आपके खातों में लाखों रुपए का एरियर आ गया, आने वाले दिनों में आपके खातों में इतना पैसा आएगा या इतना फायदा होगा, पर इस चैनल के माध्यम से हम उन वास्तविकताओं के बारे में भी बात करते हैं, बात उन प्रयासों के बारे में भी करते हैं जो हमारे हर एक कर्मचारी, हमारे पेंशनर्स और हमारी फैमिली पेंशनर्स के वेलफेयर से जुड़ी होती है। क्योंकि सभी ये जो प्रयास है, यही आने वाले दिनों में हमारे जो जेब है उस पर असर डालेंगे। तो अब ये प्रयास आप सब लोगों को कैसा लगता है, कमेंट्स के माध्यम से जरूर से शेयर करिएगा। और इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।